जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की ज़िंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी-छोटी घटनाएँ भी होती हैं, जिससे ये एहसास होता है कि मेन स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरेमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी।
ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराबर या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हॉडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आगे बढ़ती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट
जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वेन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात्र जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रहता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हॉडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान
हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वेन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रहता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग में बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क
क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वेन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रहता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा।
इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वेन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की ज़िंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं।
डालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। डालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वेन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लाट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराबर या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृहयुद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हॉडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार
भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वेन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की ज़िंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना
बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हॉडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हॉडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है।
जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक
स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है।
अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की
नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग में बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लाट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति
हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से
प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है
वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से गिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है,
फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन
छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लाट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृहयुद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन ग्रेबल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से 1 या 2 दृश्य बचा लेते हैं। वह
वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश रहे हो।
वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी इस मूवी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश
रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी। फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लॉट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश
रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लाट से किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिकी इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश
रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट की गई थी और 27 नवंबर 1969 को यह सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जॉन वैन कर्नल जॉन हेनरी थॉमस की भूमिका निभा रहे हैं। रॉक हडसन कर्नल जेम्स लैंगडन की भूमिका में है। इसके अलावा टोनी एगुलर भी। जॉन फोर्ड को अपने वेस्टर्न में रोज़मर्रा की जिंदगी घटनाओं को शामिल करना बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए माय डार्लिंग क्लेमेंट में हेनरी फोंडा के बाल काटने और उन्हें सीधा करने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें भूल सकता है। फोर्ड के वेस्टर्न में बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, जिससे यह एहसास होता है कि मैंने स्ट्रीट पर हीरो एक दूसरे का सामना करते हुए मानव जीवन जारी रहता है। फोर्ड की पद्धति में युवा एंडी मैकलेगन को उन दिनों में प्रभावित किया जाए जब उनके पिता विक्टर फोर्ड को की कई फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। पिछले 3 या 4 वर्षों में मैकलेगन फोर्ड के तरीकों से निर्देशित पश्चिमी फिल्मों के साथ प्रयोग कर रही हैं। द अनडिफिटेड उनकी नवीनतम फिल्म है। इसमें फोर्ड के बहुत से ट्रेडमार्क प्रदर्शित हैं। इसे कैमरामैन ने लोकेशन पर शूट किया, जिससे आउटडोर पैनोरामा पसंद है। इसमें कुछ मानवीय रुचि वाले सब प्लाट जैसे किशोरी के बीच लगभग अनिवार्य रोमांस शामिल है। इसमें केंद्रीय भूमिका में वीरपात जॉन रॉक चरित्र अभिनेताओं की एक गैलरी से घिरे हैं, जिनका काम बड़ा छोटा भारतीय खराब या ऐसे भी चीज़ें बनाना है जो अमेरिका इतिहास के दौर में स्थित गृह युद्ध के ठीक बाद महीनों भर रहते हैं। दुर्भाग्य से मैकलेगन कभी भी अपने धागों को एक साथ नहीं खींच पाते। अपने द वे वेस्ट की तरह एक पैनोरमिक थीम लेते हैं, फिर इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सब ग्रता को भूल जाते हैं। इससे पहले घंटे उससे अधिक समय तक दो कहानियां समांतर रूप से सुनाई देती है। रॉक हॉडसन ने अपने पराजित कॉन्फेडरेट मित्रों को परिवार की शरण के लिए मैक्सिको ले जाता है। जॉन वैन जंगली घोड़े की तलाश में पूर्व संघ सैनिकों को एक समूह का नेतृत्व करता है। हडसन और वैन रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपने खतरों का सामना करते हैं। अब तक तो सब ठीक है। यह एक ऐसा विषय है जो फोर्ड को पसंद आ सकता है, लेकिन फिर मैकलेगन हडसन की बेटी वैन की दस्तक बेटी और एक युवा संगी को शामिल करते हुए अयोग्य तरीके से संभालने गए प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर लड़की विद्रोही के साथ चुटीली चुटकुले और भारतीयों के साथ लंबी आहें भरती है। रोमन गैब्रियल को भारतीय के रूप में कास्ट करने पर कोई भी नस्लीय भावना शांत हो जाती है। यह उनके लिए गैब्रियल के बीच बोझ में से एक के रूप में दिखता है। प्रेम प्रसंग के बीच हडसन वैन ने आदमियों को 4 जुलाई के जश्न में आमंत्रित करता है। यह ऐसी चीज़ है जिसे फोर्ड पसंद करता था, लेकिन मैकलेगन ने इसे बेकार कर दिया। पार्टी जल्दी एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाती है, जिसे देखकर आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। एक बड़े आदमी को एक छोटे आदमी को कई बार मारते देखना जरूरी नहीं है, जब भी उन्हें हर कोई अंश
रहे हो। वैसे भी पुराने प्रोवेन अपनी उपस्थिति और परिस्थितियों से एक या दो दृश्य बचा लेते हैं। वह टू ग्रिड से अपनी टूटी फूटी रूस्टर कार्बन छवि को हटा देता है, फिर से काठी पर सवार हो जाता है। वह दूर से एक महिला को विनम्रता से प्रणय निवेदन करता है और हिंसा के प्रति हमेशा की तरह वैन की नापसंदगी दिखाता है। अजीब बात यह है कि वैन को हिंसक स्क्रीन चित्रण के लिए जाना जाता है, जबकि वास्तव में वैन का चरित्र इन दिनों इटली के किसी भी चरित्र की तुलना में लगभग हमेशा अधिक सभ्य और शिष्टता वाला होता है। वैन के संवादों की अच्छी पंक्तियाँ और बेन जॉनसन के साथ अच्छे आदान प्रदान है, और कुछ दृश्य जिनमें आप देख सकते हैं कि वैन को भी लगता है कि गैब्रियल एक भारतीय के रूप में हास्यास्पद लग रहा है। वे दृश्य समय बिताने में मदद करते हैं और आपको यह भूलने में मदद करते हैं कि हडसन कितना बेकार और नीरस है, जो वास्तव में बहुत बेकार भी हो सकता है। मूवी ने अपने आप को यहाँ से ही संभाला है, जो एक काबिल तारीफ बन जाती है। मूवी के बारे में और हम बात की जाए तो इसकी कास्टिंग भी बहुत शानदार रही थी। कास्टिंग के सभी रूप मूवी के शानदार होते हैं। ढालना उत्पादन भी बहुत बढ़िया रहा। इस मूवी में रॉक हडसन ने प्रेमी मार्क क्रिश्चियन के अनुसार जॉन वैन ने फिल्मांकन के दौरान हडसन के बीच में अपना स्वागत किया था। मूवी का बजट जो था वो मात्र था $2 मिलियन, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 से $8 मिलियन के अकॉर्डिंग काम किया। यह 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा प्रोडक्ट